वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबके बीच एक हिंदी व्याकरण की एक और अलग कक्षा जो है आप सबके बीच लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके भेद और प्रकार, इन सब के ऊपर में आज की हमारी टॉपिक है। और यह टॉपिक जो कारक की परिभाषा, भेद, प्रकार और नियम, यह कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और एचएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन सब के लिए काफ़ी उपयोगी है। हिंदी में आपको कारक की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आरंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अच्छे से कॉपी और पेपर और कलम के साथ बैठें और इसे अच्छे से समझकर अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहा जाता है? तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे रूप को कारक कहते हैं। या जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। आप सबको क्लियर हो गया होगा। संज्ञा या सर्वनाम मतलब जितने भी नाम हैं वे संज्ञा के अंदर आते हैं तथा इनके बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे इत्यादि जो हैं ये सब सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध अन्य शब्दों के साथ जो सूचित करने वाला जो रूप है उसे ही हम कारक कहते हैं। अब ये हो गई कारक की परिभाषा। अब हम जान लेते हैं कि कारक के कितने भेद हैं। भेद अर्थात प्रकार या उसके कितने टाइप्स हैं और कारक क्या क्या हैं, और प्रत्येक का हम उदाहरण तथा उनकी परिभाषाओं के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको बता दूं बच्चों कि हिंदी में जो कारक हैं वे 8 प्रकार के हैं, 8 कारक हैं। पहला जो कारक है उसे कहा जाता है कर्ता कारक, दूसरा जो है कर्म कारक, तीसरा जो है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है आपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो इस तरह से कारक के अगर पूछे कि कारक के कितने भेद हैं तो हम कारक के 8 भेद हैं ये हम बताएंगे। कारक जो हैं वह 8 प्रकार के हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि हिंदी की विभक्तियाँ, ये जो कारक होते हैं इनके कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही हम विभक्तियाँ या विभक्ति चिन्ह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं। हिंदी व्याकरणों की विभक्तियों के चिन्ह निम्न प्रकार हैं। जो इनके साथ हम चिन्ह लगाते हैं उन्हें ही हम विभक्तियाँ कहते हैं। यहाँ पर मैं आप सबको विभक्तियों के बारे में लिखा हूँ कि कौन से कारक के कौन सी विभक्तियाँ है। जैसे कि कर्ता कारक, कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म, कर्म कारक, कर्म कारक के साथ को विभक्ति लगती है। करण कारक को से विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक को के लिए, यह को के लिए यह विभक्ति लगेगी। उसी तरह आपादान कारक, आपादान कारक का संबंध से विभक्ति से है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, संबंध कारक का संबंध होगा का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक मैं, पर, में, पै और पर, संबोधन हे,
अहो, अरे, अजी, इन सब ये संबोधन कारक के विभक्तियां हैं या प्रत्यय हैं। अब हम आएंगे, इससे आप समझ चुके होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की रारेदी अधिकरण में पर संबोधन हे अहो अजे अरी। ये हो गए इनके चिन्ह। अब इनको समझते हैं कि प्रत्येक जो कारक हैं उनकी क्या परिभाषाएं हैं और किस तरह से ये विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला जो कारक है वह है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहेंगे? वाक्य में जो शब्द काम करने वालों के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात वाक्य में जो काम करने वाला जो अर्थ समझाए, वाक्य किसी भी एक वाक्य में जो शब्द काम करने वाले को समझाए उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। दूसरे शब्दों में जिस रूप से क्रिया कार्य करने वालों का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। यह इसका विभक्ति चिन्ह ने है, अर्थात जो क्रिया जिसके साथ मतलब कार्य होता है उसे हम कर्ता कारक कहेंगे और इसकी विभक्ति जो है वह ने विभक्ति लगती है। अब इसके प्रयोग के बारे में समझ लेंगे कि कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे करते हैं हम, इसके बारे में हम जानेंगे। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग। 1 नंबर, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी भूतकालों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण भूत को छोड़कर अन्य सभी भूतकालों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे परशुराम ने पढ़ाई की, यहाँ पर ने विभक्ति लग रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ने विभक्ति। नेहा ने उसे डांटा, यहाँ पर ने विभक्ति लग रही है। अगला, जब क्रिया सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और संदिग्ध भूत जैसे हेतु मद भूत कालों के कर्मवाच्य में हो तो ने का प्रयोग होता है। और ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखिए, तो हम देख पाएंगे सामान्य भूत। अब सामान्य भूत में कैसे होता है, जैसे केतक ने रोटी खाई, मतलब यह खा चुका है, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। पूर्ण भूत, केतक ने रोटी खाई थी, मतलब बहुत पूर्ण तरह से खा चुका है, काफी समय हो चुका है, इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। आसन्न भूत, केतक ने रोटी खाई है। संदिग्ध भूत, केतक ने रोटी खाई होगी। इस तरह से जो भी यहाँ पे दिए गए हैं कि जब क्रिया सामान्य भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेमंत मत भूतकालों में कर्मवाच्य में हो तो उसके साथ हमेशा ने का प्रयोग होता है। अगला, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बनती है तब ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने पत्र लिखा, इस उसके साथ यहाँ ने क्रिया का प्रयोग हुआ है, ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आइए इसके उदाहरण से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। कर्म कारक के उदाहरण, शुभम ने संकल्प को मारा, शुभम करता है, ने करता है, ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, मारा भूतकाल की क्रिया है।
इस तरह से यहाँ पे ने विभक्ति लगेगी। अगला, नरेंद्र ने फुटबॉल खेली, यहाँ पर भी ने विभक्ति लगेगी। अगला, आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर भी ने विभक्ति लग रहा है। आपने बहुत अच्छा किया। पुष्पा ने क्या किया? रीमा को पत्र लिखा। नेहा ने पूरी किताब पढ़ ली और कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। इन सब वाक्यों में हमको देखने को मिलेगा कि ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब बढ़ते हैं अगला जो क्या कारक है उसके बारे में अब हम जानें। कर्म कारक किसे कहेंगे? तो कर्म कारक की परिभाषा इस तरह है कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया के कर्म का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह को होता है। यदि कर्म निर्जीव हो तो को का प्रयोग नहीं होता। जैसे रतन किताब पढ़ता है। यहाँ पे हम देखेंगे निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं उसके साथ को का प्रयोग होगा। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहेंगे। उदाहरण देकर हम समझें अगर तो देखेंगे कि सुरेश ने मच्छर को मारा। किसको मारा? मच्छर को मारा। चूंकि मच्छर सजीव है, उसमें जीव है, इसलिए यहाँ पे को लगा है। मारा क्रिया है, मच्छर कर्म है। मारने की क्रिया का फल मच्छर पर पड़ता है, इसलिए मच्छर कर्म कारक है। आप समझ गए होंगे कि सुरेश ने मच्छर को मारा। इसमें मच्छर जो है मतलब मारना क्या है, वो मतलब क्रिया है और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मच्छर पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे को विभक्ति लगेगी। रमेश ने सुरेश को बुलाया। किसको बुलाया? सुरेश को बुलाया। यहाँ पे सजीव है, इसलिए यहाँ पे को विभक्ति लगेगी। स्वाति ने पत्र लिखा। यहाँ पर भी लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ता है, इसलिए पत्र कर्म कारक है। पत्र निर्जीव है, इसलिए कर्म कारक का चिन्ह को नहीं लगता। ऐसे जहाँ पे मतलब निर्जीव वाक्य होंगे उनमें को नहीं लगेगा। विशाल ने मोहन को बुलाया। यहाँ पर चूंकि यह सजीव है, विशाल किसको बुला रहा है? मोहन को बुला रहा है। मोहन एक जीव है, इसीलिए यहाँ पे को विभक्ति लगेगी। अगला, कर्ण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण का अर्थ है साधन। अर्थात इसको फिर से हम समझें, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। अर्थात यह साधन को समझाता है जिसका चिन्ह से है। हिंदी में कर्ण कारक के अन्य चिन्ह से, द्वारा, के जरिए इत्यादि हैं। मतलब जिसके मतलब किसी एक क्रिया का संबंध अगर जिस वाक्य से समझे हमें बताए उसे हम संबंध कर्ण कारक कहेंगे। जैसे बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक गेंद से खेल रहे हैं अर्थात बालकों का संबंध किससे है? खेलना है। और खेल किससे रहे हैं? तो चूंकि गेंद से खेल रहे हैं इसीलिए गेंद के साथ यहाँ पे जो विभक्ति है से लगेगी। विभक्ति से, गेंद से, यहाँ पे विभक्ति लगेगी से। वाक्य में बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, इसलिए गेंद से कारक लगेगा। उसी प्रकार
उसके द्वारा यह कहानी सुनी थी। किसके द्वारा यह कहानी सुनी थी? तो उसके द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे शब्दों के साथ द्वारा, द्वारा जो है यह भी चिन्ह किसका है? यह भी चिन्ह है आपका कर्ण कारक का, यह चिन्ह है द्वारा। माँ ने भाई को चप्पल से मारा, अर्थात माँ किस भाई को किससे मार रही है? चप्पल से मार रही है। मतलब पीटने का संबंध, जो मारने का संबंध है, वह किससे है? चप्पल से। इसलिए यहाँ पे को विभक्ति लगेगी। वह विदेश से लौटा, उसका लौटने का संबंध जो है कि कहाँ से वो लौट रहा है? विदेश से, इसलिए विदेश के साथ से विभक्ति लगेगी। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों ये सब। आइए अब अगले कारक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदान कारक, अगला जो कारक है उसे हम कहेंगे संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा को समझते हैं पहले। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, यानी कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हिंदी में संप्रदान कारक को कारक को के लिए, यहाँ पे को के लिए इन सब विभक्तियों का प्रयोग होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, मतलब देना या कुछ करना अगर समझाता है, तो उसके साथ हम समझेंगे कि संप्रदान कारक है और इसके साथ हम विभक्ति लगाते हैं। को के लिए विभक्ति हम लगाते हैं। आइए अब उदाहरण देकर हम समझते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे उस आदमी ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। उस आदमी ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग रही है? अगर हम देखें तो बच्चों के लिए यहाँ पे विभक्ति लग रही है। किसके लिए? तो बच्चों के लिए सब कुछ किया। यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिससे किसी कार्य का करना या होना अगर समझाता है, तो उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। भूखों को अन्न देना चाहिए, भूखे को अन्न देना चाहिए। सभी लेखकों को पुरस्कृत किया, सभी लेखकों को पुरस्कृत किया। नेहा ने स्नेहा को एक गिफ्ट खरीदा। नेहा ने स्नेहा को एक गिफ्ट खरीदा। उसने सबको मिठाई दी, उसने सबको मिठाई दी। क्या दी उसने? सबको मिठाई दी। इस तरह से यह हो गया संप्रदान कारक। अब आते हैं आपादान कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, डरने, तुलना करने या निकलने का भाव प्रकट होता है, उसे आपादान कारक कहते हैं। आपादान कारक किसे कहेंगे? तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने का, डरने का या फिर तुलना करने का, दो समानों के बीच में तुलना, कंपैरिजन करने का अगर भाव निकले, तो उसे आपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसमें भय हो या भय के कारण जिससे रक्षा की जाती हो, वह आपादान कारक है। हिंदी में आपादान कारक का भी चिन्ह से होता है। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वह है से। उदाहरण के रूप में आपादान कारक के उदाहरण, जैसे पेड़ से फल गिरा। फल कहाँ से गिर रहा है? पेड़ से। तो यहाँ पर दूर होने का, अलग होने का या फिर तुलना होने का अगर भाव प्रकट हो, तो उसे हम आपादान कारक कहते हैं और इसके साथ विभक्ति से लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा या फिर फल गिरा। वाक्य में पेड़ से फल का गिरना यह बताता है कि फल, पेड़ से फल
अलग हुआ, इसलिए पेड़ आपादान कारक है। तो इस तरह से यह अलग होने की स्थिति में हम आपादान कारक समझेंगे और इसका विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग करेंगे। उसके हाथ से केक नीचे गिर गया। इस वाक्य में हाथ से केक गिरने का बोध हो रहा है, अर्थात अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे से विभक्ति लगेगी। अगले तो देखते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। हमारी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, अर्थात यह बता रहा है पृथ्वी और सूर्य का जो संबंध है कितना दूर है, तो बहुत दूर है। इस दूरी को समझाने के लिए से विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। वह कुत्ते से डरता है, अर्थात यहाँ डरने का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसे वाक्यों में हम से विभक्ति का प्रयोग करेंगे और यह वाक्य आपादान कारक कहलाएगा। अब बढ़ते हैं, अगला 6 नंबर जो कारक है जिसे हम कहेंगे संबंध कारक। अब संबंध कारक किसे कहेंगे? संबंध या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे हम संबंध कारक कहेंगे। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ना, नी, रे। ये सब संबंध कारक के चिन्ह हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के उदाहरण, यह मोहन का भाई है। संबंध जो बताता है उसे हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह मोहन का भाई है। यह किसका भाई यहाँ पे संबोधित हुआ है? मोहन का, इसलिए यहाँ पे का विभक्ति लगेगी और यह संबंध कारक होगा। वाक्य में मोहन का भाई संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। अगला, रतन का घर बहुत बड़ा है, अर्थात किसका घर बड़ा है? रतन का। घर का संबंध किससे है? रतन से, इसलिए यहाँ पे का विभक्ति लगेगी। अगला, वह पवन की किताब है। किताब का संबंध किससे है? तो पवन से है, और पवन का संबंध किताब से है। यह किसकी किताब है? तो बोला जाएगा कि पवन की किताब है, इसलिए यहाँ पे की विभक्ति लगेगी। यह संबंध कारक जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे वहाँ पर का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, रे इत्यादि विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह मेरी लड़की विदेश में पढ़ती है, अर्थात लड़की कहाँ पढ़ती है? विदेश में पढ़ती है, इसलिए यहाँ पे मेरी यहाँ पे री विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला, अधिकरण कारक किसे कहेंगे? तो संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह में, पर, और, पर आदि हैं। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या फिर आश्रय। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह जो है मैं, पर, पे इत्यादि होता है और इन वाक्यों में आश्रय या फिर आधार को संबोधित करेगा। अधिकरण कारक में कहीं कहीं के, मध्य, के, बीच, भीतर आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। अधिकरण कारक के उदाहरण, कमरे में टीवी रखा है। कमरे में टीवी रखा है, अर्थात कमरे में अधिकरण कारक है
क्योंकि उसमें रहने की क्रिया का आधार का पता चलता है। टीवी कहाँ रखी गई है? तो कमरे के अंदर रखी गई है। तो यहाँ आधार का पता चलता है, इसीलिए इसमें में विभक्ति लगेगी। जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं कमरे में बैठा हूँ, अर्थात अगर पूछे कि मैं कहाँ बैठा हूँ तो बोला जाएगा कि मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ। मेरा आधार क्या हुआ? बैठना, और कहाँ बैठा हूँ? कमरे के अंदर, इसलिए यहाँ पे में विभक्ति लगेगी। महल में दीपक जल रहा है, महल में दीपक जल रहा है, दीपक कहाँ जल रहा है? महल में, इसलिए यहाँ पे में विभक्ति लगेगी। शेर उस गुफा के भीतर रहता है, शेर कहाँ रह रहा है? शेर गुफा के भीतर रह रहा है, इसलिए यहाँ पे के विभक्ति लगेगा। बसंत पार्क में खेल रहा है, बसंत कहाँ खेल रहा है? तो पार्क में खेल रहा है, इसलिए यहाँ पे में विभक्ति लगेगी। पेड़ पर पंछी बैठे हैं, पेड़ पर पंछी बैठे हैं, पेड़ पंछी जो है किस पे बैठे हैं? अर्थात पेड़ पे बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे पर विभक्ति लगेगा। अंतिम जो कारक है वह है संबोधन कारक। तो हम आते हैं अब संबोधन कारक के बारे में समझते हैं कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन की पहचान करने के लिए हमेशा यहाँ पे संबोधन चिन्ह दिया जाता है। संबोधन कारक में अरे, हे, अजी, ओ आदि इन सब जो विभक्तियां हैं इनका प्रयोग हम करते हैं। और संबोधन कारक जो है यह किसी व्यक्ति विशेष को बुलाने या फिर उसको संकेत करने या फिर उसे स्मरण करने, मतलब उसको संबोधित करके अगर हम किसी वाक्य को जब बोलेंगे तो यह संबोधन कारक के अंदर आएगा। आइए अब हम समझते हैं उदाहरण के साथ कि संबोधन कारक के उदाहरण। जैसे बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो। देखिए यहाँ पे किसको संबोधित किया गया है? तो बच्चों को संबोधित किया गया है। बच्चों अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो, अर्थात इसमें संबोधन को दर्शाया जा रहा है। किसे बताया जा रहा है? किसे संबोधित किया जा रहा है? तो बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे यह जो संबोधन चिन्ह है वह लगेगा। भाइयों और बहनों, देखिए भाइयों और बहनों किसको संबोधित कर रहे हैं? भाइयों और बहनों को, इसलिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। नमस्कार, भाइयों और बहनों नमस्कार। उसी तरह अरे आप आ गए, तो यहाँ पे हम अरे का प्रयोग कर रहे हैं। अरे जो है यह इसकी संबोधन चिन्ह का एक विभक्ति है। और आप आ गए। बाबूजी, देखिए यहाँ पे बाबूजी को संबोधित किया गया है, इसलिए संबोधन चिन्ह दिया गया है। आप यहाँ बैठें, बाबूजी आप यहाँ बैठें, अर्थात बाबूजी को संबोधित किया गया है, संबोधन चिन्ह इसलिए यहाँ लगेगा। फिर देखिए अरे तुम इतने जल्दी कैसे आए, तुम इतने जल्दी कैसे आए, तो इसमें भी अरे जो संबोधन चिन्ह है उसका प्रयोग हुआ है। और इस तरह से संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना, पुकारना, संकेत करना या फिर किसी का संबंध किसी के साथ दर्शाना। ऐसे वाक्यों में संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। साथ ही अरे, हे, अजी, ओ इत्यादि विभक्तियां लगाकर भी हम वाक्यों को बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी कर्ता किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और प्रत्येक जो कारक हैं उनकी विभक्तियां क्या है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से जो विभक्तियां हैं उन सब विभक्तियों को आप लोग याद करिए। और उदाहरण के साथ मैंने, परिभाषा के साथ मैंने दे देकर समझा दिया है कि किस कारक के साथ कौन सी विभक्ति लग रही है। इसे आप सब अच्छे से नोट करिए, अच्छे से लिखिए
और समझने की कोशिश करिए। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपको फिर से अगले क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।